नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। 24 घंटे में हिंदुस्तान में एक ऐसा रिकॉर्ड बनने वाला है जो कोई शायद तोड़ ना पाए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो देश के 13 प्रधानमंत्री तो नहीं बना पाए। 10 जून यह तारीख हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में दर्ज हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। लगातार नॉट आउट रहे नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव 13 मई 1952 को जीते थे और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 27 मई 1964 तक रहे। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और अभी आने वाले कई वर्षों तक रहेंगे भी। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में एक नई पॉलिटिकल परंपरा की शुरुआत की। मोदी ने सिर्फ एक नया रिकॉर्ड नहीं बनाया है, हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करने का तरीका बदल दिया है। एक अकेला मोदी सारे विरोधियों पर भारी है। एक अकेला मोदी सारी परिवारवादी पार्टियों को लगातार हरा रहा है, बार बार हरा रहा है। न कल मोदी के सामने कोई परिवार टिका था, न आगे मोदी के सामने कोई परिवार टिकने वाला है। 4,398 दिन, 1,05,552 घंटे, 63,33,120 मिनट, 37,99,87,200 सेकेंड। नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जो कोई और न संभव कर सका, वो मोदी ने संभव कर दिखाया। 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक, यानी 4,398 दिन तक जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। और अब 26 मई 2014 से 9 जून 2026 तक, यानी 4,398 दिन तक देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहकर नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब जैसे ही कैलेंडर में 10 जून की तारीख आएगी, नरेंद्र मोदी नया इतिहास रच देंगे। मोदी लगातार 4,399 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले देश के पहले लीडर बन जाएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। नेहरू के बाद और मोदी से पहले देश को 13 प्रधानमंत्री मिले। गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इन सब ने देश की कमान संभाली। लेकिन इनमें से कोई भी नेता निर्वाचित पीएम के तौर पर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाया। वो रिकॉर्ड भी मोदी ने ही बनाया। नरेंद्र मोदी से पहले निर्वाचित पीएम के तौर पर पंडित नेहरू के बाद सबसे लंबा टेन्योर इंदिरा गांधी का था, जो लगातार 4,077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड 25 जुलाई 2025 को ही तोड़ दिया था। और अब नरेंद्र मोदी इस लीग में जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकलने जा रहे हैं। आज मोदी ने नेहरू के 4,398 दिन की बराबरी की। 10 जून को मोदी 4,399 दिन के साथ देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे। बहुत क्रांतिकारी है क्योंकि ये पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री है
और नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री को अभी तक एक टर्म के बाद कोई नए प्रधानमंत्री हुए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रूव किया कि वो सिर्फ इलेक्शंस नहीं जीतते हैं, वो एक क्रांतिकारी विजनरी है जो भारत की परराष्ट्र धोरणा और भारत की संस्कृति को आगे लेने के लिए बहुत महत्व दिया है। और ऐसे प्रधानमंत्री मिलना भारत के लिए बहुत बहुत हम भाग्यशील है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन नहीं जीतते, पॉपुलर नहीं हैं, बट वो एक क्रांतिकारी विजनरी भी है। देखिए, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पिछले 12 वर्षों से और उससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में निरंतर जन सेवा में माननीय पीएम साहब लगे हुए हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए। पूरे विश्व में उन्हें एक एग्जाम्पल माना जाता है लीडरशिप का। मेरे ख्याल से इससे पहले और किसी प्रधानमंत्री को कहाँ हमें देखने को मिला, इतनी इज्जत कहाँ दी गई। और पीएम साहब जो है आज तक अजय हैं और अभी तक उन्हें कोई हरा नहीं सका है। हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो और किसी नेता को मेरे ख्याल से इतने लंबे समय तक जनता का भरोसा कहाँ मिल पाया है। भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत की ये लोकतांत्रिक यात्रा, ये जन जन की यात्रा है, एक ऐतिहासिक यात्रा है। 10 जून 2026 को वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनके एक नया कीर्तिमान, देश का स्वाभिमान, ये मुझे लगता है ये उपलब्धि केवल समय की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, उनका जन समर्थन और लोकतांत्रिक आस्था की अभिव्यक्ति है। सोचिए, 64 साल बाद एक रिकॉर्ड टूटा है। एक रिकॉर्ड टूटा तो दूसरा बना, एक पीछे छूट गया और एक आगे बढ़ गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और मेकिंग न्यूज़ भी है। नेहरू जी से लेकर सब पीछे छूटे और मोदी जी आगे बढ़ गए। उन गरीबों का मसीहा, एक चाय वाला, महान भारत की एक नई मशाल लेकर निकल पड़ा और पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया। चाल बदली, ढाल बदली, रूप बदला, रंग बदला, सब कुछ बदल दिया। भारत ने नेहरू जी का युग देखा, इंदिरा जी का नेतृत्व देखा, लेकिन आज एक ऐसा दौर है जब विश्व भारत को केवल एक देश के रूप में नहीं बल्कि विश्व को नेतृत्व देने वाला भारत देख रहा है। जो भी हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के पास एक ऐसे दूरदर्शी, कर्मयोगी, सबके लिए जीने वाले, सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सवाल है, जो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया वो कोई और नेता क्यों नहीं कर पाया? नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो जवाहरलाल नेहरू में नहीं था, इंदिरा गांधी में नहीं था, राजीव गांधी में नहीं था और जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में नहीं है? इसका जवाब एक लाइन का है और वो है परिवार। हिंदुस्तान में वंशवाद वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत ही गांधी परिवार से हुई। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने परिवार की राजनीतिक नींव रखी। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1952 से 1964 तक देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। नेहरू के समय में परिवार की राजनीतिक छवि मजबूत हुई। 1959 में नेहरू के प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस में सच्चा डायनेस्टी मॉडल इंदिरा गांधी के समय विकसित हुआ जब उन्होंने अपने बेटों संजय और राजीव गांधी को आगे बढ़ाया। नेहरू गांधी परिवार की सत्ता का विस्तार मुख्य रूप से इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका तक हुआ। इस तरह देश की सियासत में परिवार और सरकार का खेल सालों तक चलता रहा। इंदिरा ने अपने बेटे संजय गांधी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की। 1980 में संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को राजनीति में लाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी
1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और लगातार 20 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी की सुपर पीएम की छवि बनी। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्तमान में वो कांग्रेस का प्रमुख चेहरा और सांसद हैं। प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आई, पार्टी की महासचिव बनी, सांसद बनी। कुल मिलाकर गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री बने और दशकों तक कांग्रेस और देश की सियासत पर परिवार का ही नियंत्रण रहा। आजादी के बाद 50 से 55 साल गांधी परिवार ने सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। परिवार की इसी विरासत ने लोकतंत्र में मेरिट को कमजोर किया और देखते ही देखते परिवारवाद वाला ये मॉडल पूरे देश में फैल गया। कई क्षेत्रीय पार्टियों जैसे आरजेडी, समाजवादी, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, बीएसपी और डीएमके में भी परिवारवाद मजबूत हुआ, परिवार हावी हुआ और आज तक हावी है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार, मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं, एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। लेकिन हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की एंट्री के साथ ही पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। मोदी का जन्म साधारण परिवार में हुआ। मोदी के पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। नरेंद्र मोदी के परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में नहीं है। कोई भी रिश्तेदार किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पद पर नहीं है। मोदी ने एंटी डायनेस्टी रुख अपनाया। परिवार को नहीं, पार्टी के कैडर को, युवाओं को बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के राजनीति में आगे बढ़ाया। मोदी ने खुद को परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाला नेता बनाया। देश के लोगों की नजरों में मोदी की छवि सामान्य व्यक्ति से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने वाले लीडर की बनी और मोदी विरोधियों की सालों साल से चली आ रही
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स धीरे धीरे करके एक राज्य से दूसरे राज्य और फिर नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स से गायब होती चली गई। उनका परिवार ही देश है, उनके लिए उनका परिवार ही देश है। मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है। कमाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका विश्वास है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर बिल्कुल अलग दौर से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया, जमीनी राजनीति की, चुनाव लड़े, प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। जिस दौर में मोदी उभरे उस समय भारतीय राजनीति गठबंधन सरकारों, क्षेत्रीय दलों, वैचारिक टकराव और कड़े चुनावी मुकाबलों से भरी हुई थी। राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक पार्टी का वैसा दबदबा नहीं था जैसा आजादी के बाद कांग्रेस का हुआ करता था। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरुआत के दौर में देश की राजनीति खंडित जनादेश, गठबंधन की मजबूरियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और अलग अलग राजनीतिक विचारों से प्रभावित रही। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय नेतृत्व हासिल करने के लिए भी लगातार चुनाव जीतना और जनता का समर्थन बढ़ाना जरूरी था। और ये काम नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता के दम पर मुमकिन किया। कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक मोदी का सफर लगातार चुनावी सफलताओं और जन समर्थन पर ही आधारित रहा। और इसी जन समर्थन के दम पर मोदी आज नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं और कुछ घंटों बाद ही नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़कर इसको पार कर जाएंगे। तो देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा करने का सौभाग्य हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। ये 12 साल में डेमोक्रेसी में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवार और जाति और भ्रष्टाचार ऐसे नासूर बने थे कि सब लोग इसके साथ जीने की आदत डाल दिए थे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी डेमोक्रेसी में एक मूलभूत परिवर्तन किया। परिवार की पॉलिटिक्स की जगह, जाति की पॉलिटिक्स की जगह, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों के प्रभाव वाली पॉलिटिक्स की जगह परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स का योग किया। और इसके कारण अनेक राज्यों में बार बार चुनने वाली सरकारें आई, स्थिरता आई। ये मामूली नहीं है। 4,399 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा। और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष तो कुछ भी कहेंगे। विपक्ष तो मोदी जी को अलग अलग तरीके से गाली देते हैं। आपने सुना होगा, विपक्ष के कई लोग और कई पत्रकार भी, कई बुद्धिजीवी भी
मोदी जी को अलग अलग तरीके से गाली देते हैं। तो जो विपक्ष है वो तो चलो लोकतंत्र में गाली देते हैं तो हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी एक इंसान, नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति, एक नेता ने पूरा राष्ट्र का, भारत का राजनीति को बदल दिया है। और जो लेफ्ट कांग्रेस, जो कोई तालमेल नहीं, मुस्लिम लीग और एक तरफ उद्धव शिवसेना जो कोई मेल नहीं खाता है, ये सारे लोगों को एक जगह आने का मजबूर करना ये इसलिए है कि मोदी जी के नेतृत्व में इतना मजबूत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना काम किया है कि जनता बार बार मोदी जी को भरोसा करता है और फिर चुनता है। तभी तो जाकर के 4,399 दिन पूरा कर रहे हैं और आगे बहुत लंबा और जाएगा। ये तो सिर्फ तीसरी कार्यकाल ही अभी चल रहा है मोदी जी का। नेता, पॉलिटिकल नेता, उसको अगर विश्वसनीयता आज देश में किसी की है तो मात्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज पॉलिटिकल नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस के कारनामों के कारण आज आप देखेंगे तो कोई भी आम आदमी वो नेताओं पे विश्वास नहीं करता, मगर वो विश्वास करता है तो नरेंद्र मोदी साहब पे करता है। इसी के कारण लोग उनके साथ जुड़ते हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र तो हमेशा से था, लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले परिवारवाद इस लोकतंत्र पर हावी था। मोदी के आने के बाद सब बदल गया। 2014 से 2026 तक के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। कांग्रेस पार्टी 2014, 2019, 2024 में हारी। 2014 से लेकर 2026 तक कांग्रेस 58 राज्यों के चुनाव हार चुकी है। समाजवादी पार्टी यूपी में 2017 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी। एनसीपी शरद पवार को 2014, 2019, 2024 में महाराष्ट्र में झटका लगा। शिवसेना उद्धव गुट को भी 2024 में हार का सामना करना पड़ा। वाईएसआरसीपी 2024 में आंध्र प्रदेश हारी। डीएमके ने 2026 में तमिलनाडु गंवाया। टीएमसी ने 2026 में बंगाल गंवाया। यानी लोकसभा और विधानसभा के बड़े चुनाव गिने जाएं तो 2014 से 2026 के दौरान परिवारवाद दलों को मिलाकर 50 से अधिक चुनावी हारें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इनमें भी सबसे अधिक हार कांग्रेस की ही रही है। एसपी, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, वाईएसआरसीपी, डीएमके जैसी रीजनल पार्टियों की डायनेस्टी पॉलिटिक्स को भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है।